गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम जिस भारतीय अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्री के बारे में बात कर रहे हैं वो न केवल भारत के बल्कि एशिया के प्रथम अर्थशास्त्री है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज हम अमर्त्य सेन के बारे में बात करेंगे, जिनका जन्म 13 नवंबर 1933 ईस्वी में शांतिनिकेतन बंगाल में हुआ था और उनके पिता आशुतोष सेन कॉलेज प्रोफेसर है। उनकी माताजी अमिता सेन एक गृहिणी थी। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि उनके जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी, अपने विचार प्रकट किए हैं, उनके कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और भारत रत्न 1999 में भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो आज हम उनके जिन विचारों के ऊपर बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहले गरीबी और अकाल के बारे में हम बात करेंगे। पॉवर्टी और फैमिन, यह पुस्तक उन्होंने 1981 में लिखी। क्या आप लिख दोगे उसका नाम किताब का? अच्छा लगेगा। पॉवर्टी एंड फेमिन, है ना? फेमाइन होता है मतलब भूख, अकाल, है ना? बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपना चैट जीपी या वो निकालो और साइमल्टेनियसली स्टडी करो, देखो कुछ मिलता है आपको ना। अच्छा, पॉवर्टी एंड फेमिन 1981 की 49 बेटा 81 ना? ठीक है, मुझे नहीं पता, आप बताओ। गुड। हाँ, 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था जिस कारण वो बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। गुड। उनका मानना है कि जो अकाल, जो हम मानते हैं कि अकाल क्या है, हम मानते हैं कि अकाल एक खाद्य सामग्री में कमी है। हाँ। हम उसे अकाल मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अकाल तब पड़ता है जब सरकार मिसमैनेजमेंट करती है खाद्य सामग्री या व्यवस्था के साथ, तभी अकाल पड़ता है। उनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी और फैमिन, उसमें वे लिखते हैं कि गरीबी और अकाल के बीच के संबंधों की चर्चा करते हैं वो इस पुस्तक में और बताते हैं कि कैसे गरीब लोग अकाल के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और कैसे गरीब लोगों पर अकाल का अधिक प्रभाव पड़ता है, उससे वो अधिक प्रभावित होते हैं। आगे वो बताते हैं कि अकाल के क्या कारण है। वो बताते हैं कि अकाल का मुख्य कारण है गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षाएं, इसका मुख्य कारण है और उसका प्रभाव ये है कि बीमारियां होती है, मृत्यु होती है कई, और खाद्य सुरक्षा में कमी भी आती है। और उसके समाधान के बारे में भी उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। उन्होंने बताया है कि गरीबी उन्मूलन करके हम अकाल व पॉवर्टी को ठीक कर सकते हैं और खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करके, अच्छे से व्यवस्था करके हम गरीबी और पॉवर्टी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये उनकी पुस्तक पॉवर्टी और फैमिन, उनके विचारों का जो एक सारांश था, एक छोटा सा। हाँ, एक मिनट पर मैं इसमें एक बात ऐड करता हूँ। देखो, एक जो मैडम ने आपको बात बताई, ज़बरदस्त बताई कि जो फेमाइन आया था ये इसलिए आया था बेटा, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जापान की सेना भारत की तरफ बढ़ रही थी, तो जानबूझ के अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि जो एक्स्ट्रा राशन था सब उठा लिया यहाँ से, ताकि जब जापान की सेना अगर जीत भी जाए, बंगाल पहुँचे तो उनको राशन ना मिले। और कुछ शिप्स आ रही थी राशन लेकर के, उसको भी इसने, जो उस टाइम के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी बड़ी तारीफ करते हैं लोग, जिसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड लिखी, विंस्टन चर्चिल ने बोला इस शिप्स को यहाँ से ले जाओ, और उसकी वजह से ऐसा अकाल पड़ा बंगाल में। आप तस्वीर देखो, आप हिल जाएंगे तस्वीरें देख के। लोग भूख से मर गए, राशन था पर लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं कैसे पेट सूख के लोगों के एक हो गए और बहुत ज़्यादा लोग मरे। तो इसने ये साबित किया, जैसे नेहा जी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से लोग मरे। और बाद में जो भारत में पीडीएस व्यवस्था वगैरह जो शुरू हुई ना, राशन वगैरह, और जो फूड सिक्योरिटी बिल जो अभी पीछे पास हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पीछे, है ना, ये जो अभी कोविड में राशन बांटा गया, इस सब स्कीम के पीछे कहीं ना कहीं ये जो चिंतन विकसित हुआ अमर्त्य सेन की थिंकिंग का, इसका बड़ा क्या पड़ा है, असर पड़ा है। मिड डे मील की स्कीम विकसित हुई तो इसका बड़ा असर पड़ा है। आप फेमाइन की तस्वीर देख सकते हैं। बोलो बेटे, शाबाश, आगे बढ़ो। तो हम उनके एक और विचार के ऊपर चर्चा करेंगे जो है कैपेबिलिटी अप्रोच। वाह। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि पॉवर्टी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लैक ऑफ इनकम जहाँ है वहाँ पॉवर्टी है, परंतु ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि लैक ऑफ इनकम इसका कारण नहीं है बल्कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपेबिलिटी भी है। ये उनका कारण मानते हैं कैपेबिलिटी जो है। इसलिए वो कहते हैं, सेन कहते हैं कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हमें इनकम को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और कैपेबिलिटी का यह मतलब है जिससे जैसे एक्सेस ऑफ इनकम रिसोर्स को बढ़ावा देना या शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना और अच्छी व्यवस्था करना सरकार द्वारा, ये बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे तो पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, इसलिए वो कैपेबिलिटी पर, क्षमताओं पर अधिक जोर देते हैं। देखो कितना अच्छा इन्होंने बोला। फॉर एग्जांपल, अगर आपके गांव को सड़क लग जाती है और सेब बस आती है, जीपें आती है, तो कोई भी औरत गांव से उतर करके शहर जा सकती है और वहां से काम करके क्या आ सकती है, घर आ सकती है, क्योंकि आपने उसकी गांव से शहर आने की कैपेबिलिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। अगर वो रुक गई
तो उसकी इनकम खुद ही कम हो जाएगी, है ना। ब्यूटीफुल, आगे बोलो बेटे। कॉमोडिटी एंड कैपेबिलिटी पर उनकी पुस्तक है जिनमें अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं। इसमें सेम कहते हैं कि कॉमोडिटी के बजाय हमें कैपेबिलिटी पर अधिक जोर देना चाहिए, और वो मानते हैं कि क्षमता ही व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। सेन कहते हैं कि कॉमोडिटी और कैपेबिलिटी में कुछ अंतर भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कॉमोडिटी वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम खरीद और बेच सकते हैं, और जबकि कैपेबिलिटी वे क्षमता है जो जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है व्यक्ति को। तो वो कई प्रकार की कैपेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी क्षमताओं की बात करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक संबंधी क्षमताओं की बात करते हैं, और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षमताओं की बात करते हैं। और अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें उनके कॉमोडिटी और कैपेबिलिटी के जो विचार है, हम यही कहेंगे कि उनका मानना है कि हमें कॉमोडिटी की बजाय कैपेबिलिटी पर ही ध्यान देना चाहिए। ये उनका पूरा विचार है। और अब हम उनके एक और विचार के ऊपर चर्चा करेंगे, वह डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। उनकी एक बुक भी है, पर उनकी इसके ऊपर उनके और भी विचार हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जो डोमिनेटिव व्यू एक है, उसको वो चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि जो मानते हैं कि देश में जब इनकम डेवलपमेंट अच्छी होती है, एक जो विचार है मतलब डोमिनेंट थिंकिंग जो है इस तरह की, शाबाश बेटे। वो मानते हैं कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छी, एक समूह जो ऐसा मानता है कि अच्छी होगी, वहाँ कंट्री में फ्रीडम और डेमोक्रेसी सस्टेन रहेगी। पर उनका मानना कि ऐसा नहीं है। वो इसको चैलेंज करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट, फ्रीडम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि आगे पीछे चलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी देश की फ्रीडम या डेमोक्रेसी अच्छी है, तो उस देश की अपने आप ही जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट ग्रोथ होगी। ये साथ साथ चलेंगे, आगे पीछे भी चलेंगे। मतलब अगर एक देश की आर्थिक और ये बढ़ेगी, तो दूसरे अपने आप ही उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी उस देश के लिए, ये मानते हैं। जो इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो उन्होंने 1999 में लिखी है, वो इसमें कुछ विचार अपने देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्षमताओं के रूप में भी देखी जा सकती है। तो वो सीधे सीधे बात करते हैं कि अगर किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो उसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि वो देश विकास कर रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी विकास हो और उनकी क्षमताओं में भी विकास होना चाहिए, तभी किसी देश का अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है। तो सेन मानते हैं कि गरीबी और विकास की परिभाषा इस बुक में वो देते हैं, जिसमें तो गरीबी का जो परिभाषा देते हैं, वो ये कहते हैं कि गरीब वे लोग हैं जो जिन लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के अवसर से वंचित रखा गया है, वो लोग गरीब है। और वो इसी तरह विकास को स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि विकास तभी होगा जब स्वतंत्रताओं का विकास होगा। जितनी अधिक स्वतंत्रता व्यक्तियों को मिलेगी, उतना अधिक व्यक्ति का विकास होगा। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। पहला है पॉलिटिकल फ्रीडम, इसकी बात करते हैं वो। इकोनॉमिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं वो। सामाजिक अवसरों की बात करते हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक सुविधाएं आती हैं। वो ट्रांसपेरेंट, वो पारदर्शिता की गारंटी की बात करते हैं, और सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा संरक्षणों की बात करते हैं। सेन कहते हैं कि अगर ये 5 स्वतंत्रताएं का व्यक्ति को मिलेगी, तभी वो अपना विकास अच्छे से कर पाएगा। वो यह तर्क देते हैं कि विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें एक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना चाहिए, और जो कि ये स्वतंत्रता ना कि केवल आर्थिक वृद्धि पर हमें फोकस करना चाहिए। इन स्वतंत्रताओं पर हमें विकास ज्यादा अपना विचार रखने से फोकस करना चाहिए, ज्यादा की आर्थिक स्वतंत्रताओं पर उतना विकास मतलब फोकस नहीं करना चाहिए। यह विकास को नए दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि आर्थिक। जो मैंने कहा, डॉक्टर सेन फ्रीडम को ही एंड्स मानते हैं, मतलब साध्य और साधन की जो बात करते हैं, वो मानते हैं कि जो फ्रीडम है वो एंड है। अच्छा। और इसी को प्राप्त करना, अचीव करना ही हमारा मतलब लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम फ्रीडम को लाते हैं, तो सबसे पहले फ्रीडम को लाने की हमें जो अनफ्रीडम होती है, वो एक अनफ्रीडम का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं जिसमें पॉवर्टी, लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज आती है। इन चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। अगर हम नहीं खत्म करेंगे, तो अपने आप ही उस समाज में फ्रीडम आएगी और अच्छे से लोग उसका आनंद ले सकते हैं। और एक और उनका आइडिया है, आइडिया ऑफ जस्टिस पे भी अपने विचार प्रकट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल आइडिया है जस्टिस को लेकर, जो आज तक मतलब जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जस्टिस पे कहा ही, अपने विचार प्रकट किए हैं। तो वो सारे जो थिंकर है, वो एक ऐसे नियमों को बनाना चाहते हैं जो मतलब हर समाज में जस्टिस को लेकर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। परंतु वो जो बात कहते हैं यूनिवर्सल
जस्टिस को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि समाज में जस्टिस को अगर लाना है तो हमें मैनिफेस्ट इनजस्टिस जो हो रही है, जो इनजस्टिस हमारे आसपास हो रही है, सबसे पहले हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। वो यूनिवर्सल इतनी मतलब बड़े लेवल पे आगे नहीं सोचते, वो आगे जो आसपास के छोटे मतलब जो भी इनजस्टिस आसपास हो रही है, अगर हम उसे खत्म करेंगे तो तभी हम न्याय को समाज में प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं न्याय की तरह सोचूं, जैसे प्लेटो ने जस्टिस की एक थ्योरी दी, ठीक है ना, बिल्ड की, और उसने जॉन रॉस ने थ्योरी दी, इमेजिन किया और बोला ऐसे करो। ये बोलता है इस तरह की कल्पनाएं करने के बजाय और एक आदर्श सोचने के बजाय आपके सामने जो आपको छोटे छोटे अन्याय दिख रहे हैं, प्रेजेंट अन्याय दिख रहे हैं, उनको सुधारने की कोशिश करो, बजाय एक फॉर्मेट बना करके सपना देखने की। समझ रहे आप? प्रैक्टिकल डे टू डे कुछ तक कार्ल पॉपर से भी मिल रहा है इसका कि इंक्रीमेंटल चेंज करो, होलसम चेंज नहीं आप कर सकते, इंक्रीमेंटल ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर, ऐसा बोल रहा है ये बंदा। गुड बेटा, आगे बढ़ो। इसमें वो अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को लेकर सॉल्व करेंगे तो भी हम समाज में जस्टिस ला सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जस्टिस दो चीजों से होती है, पहली है नीति और न्याय की बात करते हैं। नीति में वो लाते हैं कि कुछ रूल्स और इंस्टीट्यूट है इसमें नीति में, और जो न्याय है उसमें उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी समाज में। और इसी तरह हम कहते हैं, इसी तरह से वो अपने जस्टिस पे जो उनके विचार है उसको बताते हैं। उनका मानना है कि जो न्याय का अर्थ है वो एक आदर्श समाज की स्थापना करना नहीं है, बल्कि वो गंभीर अन्याय है उनको रोकना है। वो जस्टिस का ये मानते हैं। वाह, मतलब भाई हमें कोई आदर्श समाज स्थापित नहीं करना है, जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना है, बाकी जो आदर्श है वो समाज खुद फाइंड आउट करे। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। जो बुक आइडिया ऑफ जस्टिस जो 2009 में उन्होंने लिखी है उसमें वो बात करते हैं कि न्याय का अर्थ केवल नियम और कानून का पालन करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जो सभी व्यक्तियों को सम्मान, अवसर और समानता प्रदान करती है। और न्याय के 3 पहलू का बात उस बुक में उन्होंने की है, जिसमें वितरण न्याय, प्रक्रिया न्याय और सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं। और इस तरह वो कहते हैं कि न्याय की प्राप्ति के लिए हमें इन तीनों को ध्यान में केंद्रित करके समाज में असमानताओं और अन्याय को दूर करना चाहिए। वाह, बजाओ ताली भाई, न्याय भी जबरदस्त।